एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। उन सभी कपल से मुझे कहना है जो मेरे साथ हुआ वह कभी 7 जन्म में भी आप लोगों के साथ ना हो। जितना हो सके अपने बच्चों और अपनी पत्नी को खुशियां दो। लड़ाई झगड़ा ना करो, उनके साथ टाइम बिताओ। आज अगर तुम अपने बच्चों के लिए समय नहीं दोगे तो क्या पता समय तुम्हारे ऊपर शराब बन जाए, फिर तुम गिड़गिड़ाते फिरो और बीते हुए कल में डूबते फिरो। एक औरत को सिर्फ अपने पति से प्यार ही चाहिए होती है। बात बात पर उसको ताना न मारो, उसकी कदर करना सीखो। अपने बच्चों को दोनों पति पत्नी बैठकर समझाओ। अगर आपका बच्चा आपसे बदतमीजी बोलता है तो इसका मतलब गंभीर समस्या है। अगर वह आपकी ही इज्जत नहीं करता तो दुनिया में वह किसी की इज्जत नहीं करेगा, चाहे बहन हो या बेटी हो या माँ हो। अगर एक बार बदतमीजी बोला तो उस पर सीरियस हो जाना चाहिए और अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देनी चाहिए। अगर बच्चा गलत करता है तो घर से ही उसे समझाया जाना चाहिए, क्योंकि हर माँ बाप को अपनी औलाद जान से प्यारी होती है। अगर वही औलाद बाहर उसने ऐसी गलती की जिनकी माफ़ी नहीं है तो चाहे आप उसको कितनी भी मोहब्बत करते हो, लेकिन दुनिया की नज़रों में वह कभी ठीक नहीं हो पाएगा। बेटी हो या बेटा हो, माँ बाप की हमदर्दी उतनी ही होती है। अगर बच्चा कुछ बाहर गलत करता है तो सबसे पहले पड़ोसी को ही पता चलता है, तो इसलिए अपने पड़ोसी की बातों को नज़रअंदाज न करें और इस मामले पर गंभीर से उसको समझाएं और अपने बच्चों को खेलने कूदने बाहर जहाँ भी जाता है उसको अपनी नज़र में ही रखें और उसके दोस्त यारों से भी संपर्क में रहें। ये था कहानी का शीर्षक। अब सुनिए मेरी दर्द भरी कहानी, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम अनिल है। मेरा इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा कोई नहीं था। जब से मेरी शादी हुई थी मेरी माँ बीमार रहने लगी थी और शादी के 2 साल बाद जब भगवान ने मुझे 2 जुड़वा बच्चे हमारी झोली में डाल दिए, जिससे मेरा परिवार बिल्कुल कंप्लीट हो गया। जुड़वा बच्चों में एक बेटा और एक बेटी थी। मेरी पत्नी का गोद भर दिया। तब मेरी माँ मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। मेरे पिताजी की आज से 8 साल पहले मृत्यु हो गई थी। आज मेरी माँ भी चल बसी थी। ना ही मेरा कोई भाई था और ना ही मेरी कोई बहन थी। हाँ, मेरे कुछ रिश्तेदार थे जो गांव में रहा करते थे, मगर मैं अपनी माँ के साथ पिछले कई सालों से यहाँ बरेली शहर में रहता था। माँ के चले जाने के बाद अब मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे थे जो मेरा कल का भविष्य थे। मेरी माँ की मृत्यु जब हुई थी उस वक्त बड़ा सदमा लगा था, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ मैं अपनी जिंदगी में बिजी हो गया था। मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती थी। मेरे दोनों बच्चे बहुत ही खूबसूरत और मेरे आंखों के तारा थे। मेरी पत्नी बड़ी साधारण औरत थी। उसने आज तक मुझसे कोई फरमाइश नहीं की थी। मैं उसे जो भी लाकर देता उसी में खुश हो जाया करती थी। मैं हर साल अपनी दोनों बच्चों की सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाता था। मेरी बेटी का नाम अनु और मेरे छोटे बेटे का नाम अर्जुन था। यूं ही टाइम बीतता गया। अब वे दोनों बड़े हो गए थे। अब मेरे बच्चे दोनों 16 साल के हो गए थे। जो मेरी बेटी की दोस्त थी वह अक्सर हमारे घर आया जाया करती थी और मेरी दोनों बच्चे उसके साथ खेलते रहते थे। आज मेरी दोनों बच्चों की सालगिरह थी और हर साल की तरह आज भी मैं ऑफिस से निकलने के बाद बाजार गया था, जहां से मैं अपने बच्चों के लिए बहुत सारा गिफ्ट खरीदा था। उसी खुशी में मेरे दोनों बच्चे अपने घर सजा रहे थे। बाजार में मुझे काफ़ी देर हो गई थी। आज मेरा मोबाइल भी बंद हो गया था क्योंकि उसकी चार्जिंग बहुत कम थी, मगर जब मैं घर में पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर मेरी चीख निकल गई थी। मेरी पत्नी और मेरे दोनों बच्चे अब इस दुनिया में नहीं थे, क्योंकि घर में गैस सिलेंडर फटने की वजह से आग लग गई थी और मोहल्ले में काफ़ी सारे लोग मुझे जानते थे। उन्होंने मुझे फ़ोन करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मेरा फ़ोन बंद था। मेरी पत्नी और दोनों बच्चे सिलेंडर फटने की वजह से मौके पर ही दम तोड़ दिए थे। मोहल्ले वालों का कहना था कि उन्होंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की थी, मगर जब वे दरवाज़ा तोड़कर घर के अंदर गए तब तक मेरी पत्नी और बच्चे इस दुनिया से जा चुके थे। गैस सिलेंडर में आग लगने की वजह से ये सब के सब जल चुके थे। मेरे लिए ये दुनिया किसी परले से कम नहीं था। उस वक्त जो आधा शव मेरी पत्नी और मेरे बच्चे का बचा था, मैंने उन्हीं का अंतिम संस्कार किया था। अंतिम संस्कार वाले दिन मेरी बेटी की सहेली जो थी वह भी बहुत रो रही थी। अभी तो हमारी शादी को 15 साल हुए थे और मेरी हमसफर मुझे छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी थी। शायद मैं बहुत बदनसीब इंसान था। मेरा सब कुछ लूट चुका था। सबका कहना था यह हादसा भगवान की तरफ से हुआ था, इसलिए मैं रो धोकर चुप हो गया था। अब मैंने सब कुछ छोड़ दिया था
बस इतना काम करता कि 2 टाइम की रोटी खा सकूं। घर मेरा वीरान पड़ा हुआ था। घर जाता तो अपनी पत्नी और बच्चों की याद आती थी। सोचता था कि अभी वह किचन से बाहर निकलेगी और खाना खाने को कहेगी, खाना बन गया है पापा, आप मुंह हाथ धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। मेरे बच्चे भागते हुए मेरे पास आते और कहते, पापा आज हमने स्कूल में ये काम किया है, आज हमने वह काम किया है। मुझे सारे पल याद आते थे जो मैंने अपनी पत्नी और बच्चों के संग बिताए थे। मैं जब भी ऑफिस से घर आता था तब मैं अपने बच्चों को देखकर मुझे पूरे दिन की थकान उतर जाती थी और मैं फिर से उस जमाने में खिल उठता था, कमाने के लिए तैयार हो जाता था। लेकिन अब ये सब कुछ मुझसे दूर हो गया था। मैंने अपनी जिंदगी के मकसद बदल लिए थे। मैं लोगों की मदद किया करता था। मेरा काम तो ऐसा नहीं था, लेकिन मैं शमशान जाता, वहाँ पर भी लोगों की मदद किया करता था। यानी कि कोई भी अर्थी लेकर आता तो मैं वहाँ पर सबकी मदद कर देता। मेरे बच्चे और मेरी पत्नी भी तो वहीं शमशान में जलाए गए थे। मैं घर आता और रात होती तो मुझे ऐसे लगता कि वे सब मुझे जैसे बुला रहे हों। मैं जाकर उनकी तस्वीर पर बैठकर रो रहा होता, बातें करता। ऐसा लगता था मेरी सारी दुनिया वहीं पड़ी है। वहाँ पर कभी किसी से मुलाकात भी हो जाती थी, क्योंकि कभी भी दिन में भी चला जाया करता था। मेरा एक पड़ोसी भी था। वह कहने लगा, हमारे मोहल्ले में बड़ी अजीब से किस्से हो रहे हैं। पिछले दिनों शाहिद की बेटी सलमा स्कूल से घर आ रही थी, मगर रास्ते में कोई उसे उठाकर ले गया और उसके साथ रेप करने के बाद वापस गली में फेंक गया। और शहीद ने मोहल्ले में किसी से भी कुछ नहीं कहा। वह डरता था कि मोहल्ले वाले मेरी बेटी का तमाशा बना देंगे। मैंने कहा, तमाशा तो पहले ही बन चुका है। मोहल्ले वालों को बताएंगे तो कोई उनकी मदद ही करेगा। आजकल तो ऐसे ऐसे तरीके निकल गए हैं, इंसान पकड़ा ही जाता है। DNA टेस्ट करवाए जाएंगे तो सब पता चल जाता है। जिसने सलमा के साथ ऐसा किया था अब दोबारा भी तो किसी के साथ ऐसी हरकत कर सकता है। उस आदमी ने कहा कि यही बात तो आज हम मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर बैठकर कर रहे थे, लेकिन जिसकी भी बेटी है वही सामने नहीं आना चाहता। तो वो कहता है कि बस जितना बुरा हमारे साथ होना था वह हो गया है, अब हम अपना तमाशा नहीं बनवाना चाहते। सुना है अब उसका बाप सलमा की शादी भी कर रहा है। मैंने कहा कि सलमा के ससुराल वालों को ये बात पता चल गई तो वे उस लड़की के साथ और भी बुरा सलूक करेंगे। ये जमाना तो अच्छे भले औरतों को नहीं बख्शता, फिर ऐसी लड़की के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। खैर, मैंने इस बात में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। फिर एक दिन मैं मंदिर से पूजा करके घर वापस आ रहा था। मुझसे एक लड़का टकरा गया। गलती उसी लड़के की थी, मोबाइल के अंदर बिजी था। मैं तो सीधा जा रहा था और वे खुद ही आकर मुझसे टकरा गया था। मैंने कहा कि बेटा देख कर चला करो। उसने कहा कि बूढ़े तू खुद देख कर चला कर। मैं हैरान रह गया कि उसने मुझे इतने बुरे शब्दों में क्यों कहा था, जबकि मैंने तो उसे बेटा कहकर बुलाया था। मैंने उसकी शक्ल अच्छी तरह देख ली। वह देखने में ही कोई आवारा लड़का लग रहा था, जिसकी जेब में माँ बाप ने पैसे भर दिए थे, हाथ में महंगे मोबाइल पकड़ा दिया था, लेकिन तमीज से बिल्कुल पैदल था। इसलिए उसके साथ बहस करना बेकार था। मुझे घूरता हुआ वह वहाँ से चला गया, पर उसकी शक्ल मेरी आंखों में बस गई थी। मैं सोच रहा था कैसी परवरिश की होगी उसके माँ बाप ने कि राह चलते किसी आदमी से टकरा गया तो माफी मांगने के बजाय उससे बातें सुना रहा था। जब इंसान एक्सपीरियंस वाला हो जाता है तो वह शक्ल देखकर पहचान लेता है कि कौन कैसा व्यक्ति है। लड़के की शक्ल देखकर ये पता चल जाता है कि वह बदमाश है, गली के नुकड़ों पर बीड़ी सिगरेट पीने वाला लड़का है। और लड़की की शक्ल देखकर भी ये पता चल जाता है कि परिवार के साथ घुल मिलकर रहने का शौक है या सिर्फ फैशन और मेकअप करने का शौक है। एक दिन मैं मोबाइल पर कुछ देख रहा था कि मेरे सामने एक वीडियो आई। शायद किसी ने बहुत ही एहसास पर एक वीडियो बनाई थी और उसका एक सीन था जिसमें एक बूढ़ी औरत कह रही थी कि मर्द औरत को दफनाने से पहले उसकी टांगों को अच्छी तरह से बांध दो। आजकल जमाना बड़ा खराब है। मैं ये सुनकर हैरान हो गया। इंसान कितने हैवान बनते चले जा रहे हैं। वह तो अब मुर्दों को भी नहीं छोड़ते, क्योंकि हमारी फिल्में भी तो हमारे जमाने के लोगों के करतूतों को फिल्माता है। क्या वाकई हमारा जमाना किस तरफ जा रहा है। अभी मैं यही सब कुछ देख रहा था कि एकदम से अपने बच्चों का ख्याल आ गया। न जाने क्यों मुझे उनकी याद इस तरह आई कि मेरी आंखों में आंसू आ गई। अभी मैं अपने आंसू साफ ही कर रहा था कि एक लड़का वहां पर भागता हुआ आया। उसने कहा वह लड़की सलमा जिसके साथ रेप हुआ था, उसका बाप उसकी शादी करना चाहता था। उस लड़की ने ढेर सारी चूहे मारने की गोलियां खा ली है
और वह इस दुनिया से चली गई है। और अब उसका बाप कहता है कि मेरी बेटी के जनाजे पर कोई ना आए, क्योंकि अगर लोग आएंगे तो सवाल करेंगे जवान लड़की ने खुदकुशी क्यों की। मैंने अपना सर पकड़ लिया, क्योंकि मैं उस इंसान को अच्छी तरह जानता था। उसकी बेटी सलमा मेरी बेटी की बहुत अच्छी सहेली थी। मैंने कहा अब क्या करना है। उसने कहा कि जल्दी जल्दी लड़की की कब्र बनानी है, आप मेरे साथ चलिए। मैंने कहा ठीक है, मैं आता हूँ। मेरा दिल भारी हो गया था। मैं क्यों ना अपने आप को ऐसी हालत के लिए तैयार करता। मैंने अपने बच्चों को भी खुद ही अर्थी पर सुलाया था और शमशान में ले गया था। मैं उस दिन को याद करने लगा था और मेरी आंखें नम हो गई थी। मोहल्ले वाले मेरी बहुत इज्जत करते थे, उनको मुझ पर पूरा भरोसा था। वे जानते थे कि मैं एक दुखी इंसान हूँ जिसकी फैमिली इस दुनिया से जा चुकी है। बच्चे सबके एक जैसे होते हैं, मैं सबको अपने बच्चों की नज़र से देखता था, इसलिए लोग मेरी बहुत इज्जत करते थे। तभी तो वे लड़का मुझे बुलाने के लिए आ गया था। समस्या ऐसी थी, उसका बाप कह रहा था कि बस जल्दी जल्दी उसे दफन कर दूंगा। मैं उसके साथ चला गया और उसके बाप को देखकर हैरान रह गया कि उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं था। बस यही कह रहा था कि अल्लाह किसी को बेटी न दे। बेटियां तो होती हैं बदनामी फैलाने के लिए। अब मैं किस किस को जवाब देता फिरूंगा। उससे पहले कि पुलिस आ जाए ये काम जल्दी करूं। मैं अपनी बेटी का पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहता था, नहीं तो बात कहां से कहां पहुंच जाएगी। मैं सोच रहा था कि सलमा की माँ पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि औलाद से सबसे ज्यादा मोहब्बत माँ को ही होती है। वह तो रो रही होगी, तड़प रही होगी। सुनने में आया था कि सलमा के बाप ने घर में मैयत को 5 मिनट भी नहीं रहने दिया था। जैसे ही पता चला कि बेटी दुनिया से चली गई है, बस 10 मिनट के अंदर ही मस्जिद से चारपाई मंगवाई और लड़की को कब्रिस्तान ले गया था। कब्र की खुदाई शुरू हो गई थी। मैयत को मुझे पकड़ा दिया गया तो न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे सलमा की सांसें चल रही हैं। फिर मैंने कहा मुझे वहम हो रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। शायद मेरे दिल में मेरे बच्चों का ख्याल आ गया था। शायद मेरा दुख था जो मुझे इस तरह की बातें सोचने पर मजबूर कर रहा था। हमने लड़की को दफन कर दिया और जैसे ही दफन किया तो उसके बाप ने कहा कि चलो। मेरी उससे अब जान छूट गई है। मैं हैरान रह गया। उसने अपनी बेटी के आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना भी नहीं की थी। हम लोग एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। लड़की को दफना कर सब वापस आ गए थे। अभी घर में आधा घंटा ही हुआ था कि मेरा दिल बेचैन होने लगा। आज उस लड़की को दफनाकर मुझे अपने बच्चों और अपनी पत्नी की याद आ रही थी। मैंने सोचा कि मैं दोबारा कब्रिस्तान जाता हूँ, जाकर वहाँ थोड़ी देर बैठ जाऊंगा, क्योंकि मुझे अपनी बेटी और अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही थी और मेरा जख्म ताज़ा हो गया था। मैं उस समय को याद करने लगा जब मैंने अपनी पत्नी और अपने बच्चों की अंतिम संस्कार किया था और उन लोगों को शमशान ले गया था, और सोच रहा था कि सलमा ने अपनी जान क्यों ली होगी। शायद वह किसी को धोखे में नहीं रखना चाहती थी, अपने होने वाले पति को किसी धोखे में या किसी अंधेरे में नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि उसकी इज्जत तो लूट चुकी थी। शायद उसने यही सोच लिया होगा कि ये जमाना अब उसको कभी भी अच्छी निगाहों से नहीं देखेगा। अभी मैं कब्रिस्तान में कदम रखने ही वाला था कि मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जैसे मैंने पहले बताया कि उस लड़की को जब दफना रहे थे तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि वे जिंदा है। तो इससे पहले कि मैं वहां पहुंचता, मुझे उस कब्र पर 2 लोग खड़े नजर आए। मैंने सोचा कि शायद उस लड़की का बाप है और साथ कोई और आदमी है, जो सबके सामने तो दिखावा कर रहा था, मजबूत बनने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था कि अच्छा हुआ, मेरी बदनामी का कारण अब खत्म हो गई है। लेकिन अब शायद उसे अपनी बेटी की याद आ रही थी और अब रात के अंधेरे में यहाँ आ गया है। इसलिए मैं जरा पीछे रह गया और अपने कदम भी आहिस्ता कर लिए। और जब मैंने गौर से देखा तो महसूस हुआ कि उसका बाप नहीं है, क्योंकि उसका बाप कद में मोटा आदमी था और ये दोनों दुबले पतले और छोटे लड़के लग रहे थे, जैसे जवान लड़के होते हैं। और उस लड़की का तो कोई भाई भी नहीं था, तो 5 बहनें थी। शायद इसलिए उसका बाप इस तरह से उसके साथ व्यवहार कर रहा था। बेटियों से तंग आ चुका था। बेटी की वजह से उसे बातें सुनने को मिल रही थी। मैं पीछे ही रुक गया, लेकिन अब मुझे उनकी आवाज आ रही थी। मैं उस कब्रिस्तान में पहले कई बार जा चुका था, तो मुझे वहाँ की हर जगह मालूम थी। मैं उनकी आवाज सुन रहा था। ये देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी कि वे तो उस लड़की की कब्र खोद रहे थे, बल्कि खोद चुके थे। अब शायद मैयत को बाहर निकाल रहे थे। मैंने कहा कि ये लोग क्या कर रहे हैं और उस लड़की की कब्र को क्यों खोद रहे हैं? उसे तो हमने 1 घंटा पहले ही दफनाया था।
वह जल्दी जल्दी काम कर रहे थे। मैं हैरान रह गया। फिर उसमें से एक लड़के को मैंने पहचान लिया था। ये वही लड़का था जो राह चलते मुझसे टकरा गया था, जिसको देखकर ये पता चलता था कोई बहुत ही बुरी नीयत वाला लड़का है। बस मेरे दिमाग में एक बात बिजली की तरह आ गई और मैं समझ गया कि लोग उस लड़की के रिश्तेदार तो नहीं हो सकते, मामला कोई और ही है। अब मुझे शायद मोहल्ले वाले को बुला लेना चाहिए। लेकिन जब तक मैं लोगों को बुलाने जाता तब तक देर हो जाती, क्योंकि रात का टाइम था, सर्दी का मौसम था, सब लोग अपने घरों में सो चुके थे और इतनी सर्दी में कौन आता है। जबकि उसका बाप भी उससे तंग आ गया था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ गया। एक लकड़ी का बड़ा सा डंडा उठा लिया जो शायद पेड़ का एक हिस्सा था और नीचे गिरा हुआ था। मेरे अंदर बहुत ताकत आ गई थी। मैं अपने अंदर ताकत को जमा कर रहा था, क्योंकि उन दोनों के इरादे क्या थे वे मैं भांप चुका था। उन्होंने मैयत को बाहर निकाल लिया था और कफन भी खोलने लगे, मगर मैंने उस वक्त दोनों को मारना शुरू कर दिया। एक एक डंडा मैंने दोनों के सर में दे मारा। एक लड़का तो बेहोश हो गया और जिसको मैं जानता नहीं था मैंने उसको पकड़ लिया और लाते, मुक्कों और घूसों से मारना शुरू कर दिया था। और शोर सुनकर वह कब्र खोदने वाला भी वहां आ गया। वह वहां पर कब्रिस्तान के दूसरे हिस्से में रहता था और दीवार के उस पार उसका घर था। इतनी दूर से वह नहीं देख सकता था कि यहाँ क्या हो रहा है। वह लड़का जमीन पर गिर गया था। मैं जल्दी जल्दी मैयत पर कपड़ा डाला, लेकिन ये देखकर हैरान रह गया कि वह लड़की तो जिंदा थी, क्योंकि वह सांसें ले रही थी, लेकिन बहुत ही गहरी बेहोशी में मालूम पड़ रही थी। कब्र खोदने वाला वहां पर आ गया था। उसने उस लड़के को पकड़ लिया था। मैंने कहा कि उसकी जान नहीं लेनी है और ये जो लड़का बेहोश पड़ा है उसको भी पकड़ लो, और ये लड़की जिंदा है, मैं उसे अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। कब्र खोदने वाले ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, मैयत को कहाँ लेकर जा रहे हो? मैं जोर से चिल्लाया और मैंने कहा मैयत नहीं है, मैंने उसे गोद में उठा लिया था। उसका वजन इतना ज्यादा नहीं था, अस्पताल पास में ही था। मैं जल्दी से उस लड़की को वहाँ पर ले गया। डॉक्टर भी हैरान रह गए, बाकी सब लोग भी आ गए थे। सब मुझ पर गुस्सा होने लगे कि मैं मैयत को अस्पताल क्यों लाया हूँ। मैंने डॉक्टर को कहा कि उसका चेकअप करिए। डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो उसने कहा कि उसकी सांसें तो बहुत धीरे धीरे चल रही है, हमें उसे जल्दी से ऑक्सीजन लगानी होगी। मैंने कहा जो भी करिए बस जल्दी करिए। वे जल्दी जल्दी उस लड़की को अंदर ले गए थे। उसे ऑक्सीजन लगे हुए आधे घंटे तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह जिंदा भी है या बचेगी या नहीं। मैं हैरान था। ये लड़की जिंदा थी और उसको दफन कर दिया गया था। ये सब कुछ उसके बाप की वजह से हुआ था। उसने जो जल्दी जल्दी मचा रखी थी। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने कहा अभी उसकी सांसें तो चल रही है, लेकिन अगले 24 घंटे उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैंने कहा उसको क्या हुआ था? उसने कहा कि उस लड़की ने बहुत सारे चूहे मारने की गोलियां खा ली थी, लेकिन ये मरी नहीं थी, वह ऐसे ही हालत में थी जिसमें इंसान का दिल धड़कन, सांस लेने की रफ्तार इतनी कम हो जाती है, ऐसा लगता है कि इंसान मर गया है और फिर उसे 2 या 3 दिन बाद होश आते हैं। ऐसे मरीज को देखकर सिर्फ डॉक्टर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वह जिंदा है। शायद उसके घर वाले इस बात से बेखबर थे। डॉक्टर ने कहा अब आप इंतजार करिए, अगले 24 घंटे के बाद देखेंगे क्या होता है। डॉक्टर ने बताया कि सलमा जिंदा है। शायद उस लड़की ने जीने की उम्मीद छोड़ दी है। उसके बदन से जान न निकली, लेकिन उम्मीद खत्म हो गई थी, इसलिए ये सब कुछ हुआ है। इंसान का दिमाग बड़ा ही पेचीदा होता है। दुख और सुख से ही चलता है, सुखी से जी लेता है मगर गम से मर जाता है। डॉक्टर ने कहा कि आप उसके माँ बाप को बता दीजिए। मैंने कहा नहीं, मैं किसी को नहीं बताना चाहता, लेकिन ये बात मोहल्ले में फैल जरूर गई है। पर इस बारे में सिर्फ उस कब्र खोदने वाले को ही पता था। हमारी गली के कुछ लोग आए थे, वे भी सारी समस्या को देखकर मेरे साथ हो गए थे और उन दोनों आवारा लड़कों को पुलिस के हवाले कर दिया गया था। हमने पुलिस को भी कहा था कि उनको उनके घर वालों से बात न करने दे। पुलिस वालों ने कहा कि बात करना तो दूर की बात है, पहले तो हम उनकी अच्छी तरह से खातिरदारी करेंगे। उनकी इतनी जरूरत की ये कब्रों से लड़कियों को निकाल कर उनके साथ गलत काम करना चाहते थे। बाद में पता चला उस लड़की के साथ पहले भी इन्हीं लड़कों ने रेप की थी। अब दोबारा से ये सब कुछ करने के लिए कब्रिस्तान पहुंच गए थे। पुलिस वाला भी उसी थाने और उसी बीट का था। वह पुलिस वाला खुद भी बहुत गुस्से में था। उसने कहा कि हम बेटियों वाले हैं, ऐसे इंसान को अगर बिना सजा दिए छोड़ दिया जाए तो कल को ये सब कुछ हमारी बेटी के साथ भी हो सकता है। मैं उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगा। सलमा 24 घंटे के बाद होश में आ गई थी। मुझे देखकर पहचान गई। मैं कौन हूँ। नर्स और डॉक्टर ने उसको सब कुछ बता दिया।
वह बेचारी अब क्या बोलती, वह तो अजीब सी हालत में थी। उससे पूछा कि क्या तुम अपने माँ बाप के पास वापस जाना चाहती हो, तब उसने मना कर दिया था। फिर हमने उसको समझाया, तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ होगी, बहनें होंगी, तुम्हारे लिए तड़प रही होंगी, मगर उसने फिर भी मना कर दिया था। मगर ये बात छुपने वाली नहीं थी, उसके घर वालों को सबको पता चल चुका था। वह भी अस्पताल आ गए थे। सलमा की माँ उससे लिपट कर रोने लग गई थी। हम सब की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कहा कि ये मेरी बड़ी बेटी है, मेरी पहली औलाद है, मैं उसके बगैर कैसे रह सकती हूँ। उसने अपने पति से कहा कि वह उसे कभी माफ नहीं करेगी। उसका सर भी शर्म से झुक गया था। सबने उसे समझाया कि तुम्हारी बेटी ने खुद किसी के साथ कोई गलत काम नहीं किया था, बल्कि सलमा के साथ तो खुद जुल्म हुआ था, और जिसने जुल्म किया था वह भी पकड़ा गया। अब सलमा का बाप बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। वह भी रोने लगा। अपनी बेटी के तरफ हाथ बढ़ाया तो उसकी बेटी उससे डर कर पीछे हट गई थी। वह मंजर देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगा और भगवान से माफी मांगने लगा। पुलिस वाले ने कहा कि अब इस लड़की का क्या होगा, ये तो बेचारी हर तरफ से बदनाम हो गई है। मैंने कहा कि उसकी जिंदगी बच गई है, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन पता चला कि मोहल्ले के एक लड़के ने उससे शादी करने की बात की थी। मैं उस लड़के को जानता था। उसका बाप इस दुनिया में नहीं था और वह अपनी माँ के साथ रहता था, लेकिन मेहनत मजदूरी करता था। हम सब ने फैसला किया कि हम सब मोहल्ले वाले मिलकर उसकी शादी उस लड़के से करवा देंगे और बड़ी धूमधाम से करेंगे। फिर सब ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और वह पुलिस वाले ने उस लड़के के लिए नौकरी का भी इंतजाम कर दिया था। आज सलमा की शादी हो गई थी और वह बहुत खुश थी। मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरी ही बेटी है। उसका पति साहिल मुझे जबरदस्ती अपने घर ले जाता। मैं सलमा बेटी से मिल लेता हूँ, मुझे देखकर बहुत खुश हो जाती है। ऐसे लगता है कि वो मेरी ही बेटी है और मैंने उसकी शादी की है। मेरे अपने दोनों बच्चे तो इस दुनिया में नहीं थे, मगर सलमा की वजह से मैं फिर से जी उठा था। आज सलमा को खुश देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता था और आराम मिलता था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।